ठीक है, तो ये ड्यू का मॉड्यूल है, इससे हम कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर हम आज करेंगे। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स का थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। ये सब आपका जो है 12th में पढ़ा हुआ है, फिर भी इसको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर सेम वैसे ही होता है, लगभग एंट्रीज जैसे इशू ऑफ शेयर्स की होती हैं, बस उसमें शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर्स हमारा आ जाएगा और ये डेट है हमारा। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो इसमें थ्योरी में तो हम नहीं जाएंगे ज्यादा, बस इशू ऑफ डिबेंचर्स की अकाउंटिंग हम देखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन वगैरह थ्योरी आप लोग पढ़ लेना, इसकी पूरी जितनी भी नेचर है। तो थ्योरी जो है, जो ये मॉड्यूल में दी हुई होती है थ्योरी, ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं मॉड्यूल से बाहर से थ्योरी आने में, लेकिन ये मॉड्यूल जो है हमारे पुराने वाले सीबीसीएस के बेसिस पैटर्न पे है। ठीक है, तो जो न्यू चैप्टर्स, न्यू टॉपिक्स, जो यूनिट्स जो ऐड हुए हैं, उनकी छोड़ के जो बाकी ओल्ड टॉपिक्स हैं उनकी थ्योरी इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमें अकाउंटिंग से शुरू करना है, डिबेंचर्स की अकाउंटिंग, इशू ऑफ डिबेंचर्स की। तो प्रोसेस जो होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स का कंपनी का सेम होता है जैसा कि इशू ऑफ शेयर्स का होता है। ठीक है, तो डिबेंचर्स के केस में भी कंपनी पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो एप्लीकेशन के साथ जो है इनवाइट किया जाता है जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, और लेटर्स ऑफ अलॉटमेंट इशू कर दिया जाता है जिसको हम शेयर्स अलॉट कर दे इशू कर देते हैं। और रिजेक्शन करने पर उनका जो एप्लीकेशन होता है, उनको रिजेक्शन करने पर जो उनकी एप्लीकेशन बनी है उनको वापस लौटा दी जाती है। और अगर पार्शियल अलॉटमेंट होता है, जो एक्सेस मनी है वो अपने पास रख ली जाती है सब्सिक्वेंट कॉल्स में एडजस्ट करने के लिए, सेम मैनर में जैसा कि शेयर्स में होता है। ठीक है, मतलब पूरा सब कुछ सेम वही है, अकाउंटिंग प्रोसीजर पूरा सब कुछ सेम वही है जो कि शेयर्स वाला हमारा होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रीटमेंट होता है शेयर्स का और डिबेंचर्स का, वो बिल्कुल लगभग लगभग सेम है। ठीक है, बस जो डिफरेंस ये है, जो हमारा वर्ड डिबेंचर है वो यूज होता है जो शेयर्स हमारा शेयर के टाइम में होता था, जैसे जैसे एप्लीकेशन में लिखा होता था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, और शेयर कैपिटल, तो इन सब के बजाय इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा डिबेंचर से। तो एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन की जगह हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट की जगह हो जाएगा डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, और शेयर कैपिटल की जगह हो जाएगा डिबेंचर। तो डिबेंचर में भी हमारा क्लास ऑफ डिबेंचर के हिसाब से जो भी उनका कूपन रेट होता है वो साथ में जुड़ा होता है। जैसे 10% इंटरेस्ट रेट वाले हैं तो 10% डिबेंचर हो जाएगा, 12% वाले हैं तो 12% डिबेंचर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसमें एंट्रीज में होता है। ठीक है, वहाँ पे शेयर होल्डर होता था, यहाँ पे लिखा जाएगा डिबेंचर होल्डर। ठीक है, तो शेयर को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा डिबेंचर से। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है अंडरराइटिंग और ब्रोकरेज। अंडरराइटिंग क्या होता है? अंडरराइटिंग होता है कि जब कंपनी सारे शेयर्स को इशू करने की जिम्मेदारी किसी इशूइंग हाउस को दे देती है, किसी इंस्टीट्यूट को दे देती है कि तुम हमारे शेयर्स को इशू कराओ, और वो जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हाँ, हम जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 90% शेयर डिवेंचर इशू कराने का, वो हम ले लेते हैं कि अगर हम नहीं करा पाएंगे तो वो जितना भी शेयर बचते हैं वो खुद उसको ले लेते हैं, बाद में किसी भी तरह से दूसरों को उसको इशू करवा देते हैं। ठीक है, तो उसमें लेकिन वो क्या करते हैं, जितना शेयर का वो लेते हैं गारंटी, उतने शेयर पे वो कमीशन चार्ज करते हैं। तो उसको कमीशन को, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है अंडर राइटिंग। इस कॉन्ट्रैक्ट को जो होता है इशूइंग हाउस और या फिर इंस्टीट्यूशन और कंपनी के बीच में जो होता है उसको अंडर राइटिंग बोलते हैं। और जो वो उसके ऊपर चार्ज करते हैं ब्रोकरेज या कमीशन, उसे अंडर राइटिंग कमीशन बोला जाता है। तो अंडर राइटिंग जो होता है वो एक एग्रीमेंट होता है, ये कंडीशन के साथ भी हो सकता है और बगैर कंडीशन के भी हो सकता है।
सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट व्हेन एग्जिस्टिंग, जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ उस बॉडी के कॉर्पोरेट के या फिर पब्लिक के सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं सिक्योरिटीज ऑफर्ड टू देम, तो वो जो है सब्सक्राइब कर लेती है। तो रूल 13 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 ये प्रोवाइड करता है कि कंपनी को जो है कमीशन पे करनी होती है कोई भी पर्सन जो कि सब्सक्रिप्शन के कनेक्शन में हो या प्रोक्योरमेंट के कनेक्शन में हो, ठीक है, सिक्योरिटीज के, वेदर या तो पूरी तरह से या कंडीशनल फॉर्म में, ठीक है। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस हैं, तो इतना हमें थ्योरेटिकल डिटेल्स में नहीं जाना है, हमें सिर्फ अकाउंटिंग देखनी है। तो डिबेंचर्स जो है, जैसे कि शेयर्स जो हैं वो हमारे इशू हो सकते हैं, कैश में हो सकते हैं, अदर देन कैश में हो सकते हैं, ठीक है, एज कोलेटरल सिक्योरिटीज भी हो सकते हैं। तो ये भी जो डिबेंचर्स जो हैं वो भी हमारे जो इशू हो सकते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश भी हो सकता है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी हो सकता है, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज भी हो सकता है, ठीक है। ये सब जो है इशू ऑफ डिबेंचर, ये 12th में आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू देख लेंगे, इसके क्वेश्चंस नहीं करेंगे हम ज्यादा, ठीक है। तो अब इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश ये भी जो है अलग अलग हो सकता है, एट पार हो सकता है, प्रीमियम हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है, ठीक है। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश एट पार, तो डिबेंचर्स पार पे तब कहलाए जाएंगे जब वो उसके नॉमिनल वैल्यू पर ही इशू होंगे, यानी कि जो उसका इशू प्राइस है डिबेंचर्स का वो सेम इक्वल उसके जैसा है जो उसका नॉमिनल वैल्यू है। इशू प्राइस और नॉमिनल वैल्यू जब दोनों सेम होते हैं तो वो कहलाया जाता है इशूड एट पार, ठीक है। तो इसमें जब दो है, अब इसमें भी जो है कैश में भी इशू जो होगा या तो इकट्ठा पैसा एक साथ ले लिया जाएगा या फिर उसको कॉल्स में लिया जाएगा। तो जब लमसम अमाउंट में इकट्ठा पैसा आ रहा है तो उसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैसा शेयर्स में होता था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वैसे यहाँ पे भी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर आ जाएगा शेयर की जगह, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर उसके बाद अलॉटमेंट करने के लिए डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर, जो अगर 10% डिबेंचर इशू हो जा रहे हैं तो 10% डिबेंचर आ जाएगा, 12% है तो 12% डिबेंचर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो एंट्रीज पास होंगी। और इसमें अगर कोई एक्सेस एप्लीकेशन आया है तो यहाँ पर तो हम अप्लाई के हिसाब से एंट्री करेंगे, जैसे मान लो 10,000 शेयर्स डिबेंचर्स इशू हुए हैं 100 रुपीज ईच के, लेकिन अप्लाई जो हो गए वो 11,000 हो गए, तो यहाँ पे रिसीव तो हम पूरे की करेंगे, ठीक है, 11 लाख की, लेकिन जब हम उसको इशू करेंगे तो यहाँ पर 11 लाख आएगा, लेकिन डिबेंचर में जो हमारा इशू हुआ है वही जाएगा सिर्फ, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, बाकी जो होगा रिफंड हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 1 लाख रुपए, ठीक है। जैसे शेयर्स में होता है सेम वही चीज जो है यहाँ पे भी है, इसमें कोई फर्क जो है हमारा नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर वो इंस्टॉलमेंट में हो, इंस्टॉलमेंट मतलब एप्लीकेशन अलग है, अलॉटमेंट अलग है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ठीक है। तो उस केस में भी एंट्रीज जो है सिर्फ उस केस में भी एंट्रीज जो है सेम वैसे ही होंगी जैसा जो है हमारा उसमें होते थे, इसमें शेयर्स में होते थे, सेम वैसे ही इसमें भी एंट्रीज हो जाएंगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन के टाइम पे एप्लीकेशन मिल रही है, ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट मिल रही है, पहले एप्लीकेशन मिलेगी फिर शेयर इशू करेंगे फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, फिर उसके बाद जो है अपना अलॉटमेंट मनी मिलेगी रिसीव होगी, ठीक है, वैसे ही सेम वैसे ही करेंगे इसमें भी, ठीक है। तो पहले जैसे इसमें दिया हुआ है एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट कर देंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन को डिबेंचर्स में ट्रांसफर कर देंगे, जैसा उसमें होता है शेयर्स में शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं तो यहाँ पे डिबेंचर्स में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अगर एक्सेस है, ओवर सब्सक्रिप्शन है तो बाकी का रिफंड कर देंगे, ठीक है। अगर हम जो है उसमें पार्शियल अलॉटमेंट कर रहे हैं तो उसको हम रिटेन कर सकते हैं आगे एडजस्टमेंट के लिए, जो वो एडजस्टमेंट टेबल है सेम वैसी बनेगी जैसे शेयर्स में बनती थी, सब कुछ सेम वैसे ही होगा इशू के टाइम में, ठीक है। फिर ऑन ट्रांसफर ऑफ सरप्लस मनी, वो आफ्टर एडजस्टमेंट, जो आफ्टर एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट करने के बाद जो सरप्लस मनी होती है जो रिफंड करनी होती है डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक,
ठीक है, अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर रहे हैं तो अलॉटमेंट पे कर रहे हैं तो टू अलॉटमेंट आ जाएगा। तो एंट्री इसकी कंबाइंड एंट्री हो जाएगी डिबेंचर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर टू डिबेंचर अलॉटमेंट और टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। जो भी कॉल्स होंगी वो आ जाएगा जिसपे एडजस्टमेंट हो रहा है, सिर्फ वही आएंगी जिसपे एडजस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, और टू बैंक, और जो रिफंड हो रहा है वो टू बैंक में आ जाएगा, सेम वैसे ही जैसे शेयर के केस में होता है। फिर इसके बाद जैसे शेयर्स में होता है, पहले एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करने के बाद अलॉटमेंट ड्यू करी जाती है, सेम यहाँ पे भी अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर। ठीक है, ऑन रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, वही कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस, सेम सब कुछ वही होगा। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, फिर फर्स्ट कॉल रिसीव होगी, से सब कुछ सेम वही है। ठीक है, ये क्वेश्चन है इसका, ये क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, ये अभी छोटे छोटे क्वेश्चन, एक बार बड़ा क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि ये सब आपका इशू वाला सेम वही है, आप लोग कर चुके हो। ठीक है, तो ये कैश बुक बना दी इन्होंने, ठीक है, और जनरल एंट्रीज कर दी है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और है कि जब क्वेश्चन में बोला जाए कि कैश बुक बनाओ और जनरल एंट्री पास करो, तो जब कैश बुक बनाई जाती है और जनरल एंट्री पास की जाती है तो जितनी कैश की ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो कैश बुक में हो जाती हैं और बाकी जो बचती हैं वो जनरल एंट्रीज हो जाती हैं। जैसे अब हमारी जो एंट्री होती है एप्लीकेशन रिसीव की, तो एप्लीकेशन रिसीव की कैश की एंट्री है तो वो इसमें आ जाएगी। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की, उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है तो वो एंट्री इसमें आ जाएगी। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, वो इसमें आ जाएगी। अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री इसमें आ जाएगी। एप्लीकेशन मनी ड्यू करने की एंट्री इसमें आ जाएगी और एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री इसमें आ जाएगी। तो जब भी कैश इन्वॉल्व होगा कैश की एंट्री जो है वो ऊपर जाएगी कैश बुक में, और जो कैश की एंट्री नहीं है वो एंट्री जाएगी जनरल एंट्रीज में। ठीक है, अब प्रीमियम वाला भी सेम वैसे ही है जैसा हमारा शेयर एप्लीकेशन में शेयर कैपिटल में होता था। जब भी हमारा प्रीमियम होगा तो प्रीमियम जिस कॉल पे होगा उस कॉल पे प्रीमियम ड्यू की एंट्री में दिखाया जाएगा, और अगर हमारा दिया हुआ नहीं है तो हमारा वो अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम होता है, तो वही सेम सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से क्रेडिट हो जाएगा जब भी हमारा प्रीमियम ड्यू होगा। ठीक है, सेम है वो जैसा हमारा उसमें होता था। ठीक है, ये बैलेंस शीट है। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश फॉर कैश एट डिस्काउंट, तो जब कैश में डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है डिस्काउंट में इशू होने की, कि जब इशू होता है तो डिस्काउंट को हम दिखाते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से। ठीक है, और इसको डेबिट किया जाता है। जिस कॉल पे भी डिस्काउंट होगा तो उस कॉल पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा ड्यू की एंट्री में। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद में जितना भी हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट उसको रिटर्न ऑफ किया जाता है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट कर देते हैं या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से कर देते हैं या कैपिटल प्रॉफिट से कर देते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग उसके लाइफ टाइम में। ठीक है, और तो उसकी एंट्रीज जो होती है राइट ऑफ करने की वो ये हो जाती है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से कर रहे हैं तो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट अगर प्रॉफिट एंड लॉस से कर रहे हैं, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो जब भी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होगा हमें उसको राइट ऑफ करना होगा। क्या करना होगा उसे, हमें राइट ऑफ करना होगा। ठीक है, तो द रिटर्न ऑफ पोर्शन जो होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का was used to be shown in balance sheet on asset side under the head miscellaneous expenditure। ठीक है, तो वो हमारा इसमें दिखाया जाता था, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में दिखाया जाता है जितना भी हमारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता है एज पर ओल्ड शेड्यूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 ऐसे होता था। लेकिन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इसमें कोई स्पेसिफिक डिस्क्लोजर नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है कि अनअमोर्टाइज पोर्शन को हमें कहाँ दिखाना है, एक्सपेंस आइटम सच एज शेयर इशू एक्सपेंस में, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में। ठीक है, तो गाइडलाइंस नोट को ध्यान में रखते हुए तो सजेशन कैन डिस्क्लोज जो हमारा अनअमोर्टाइज पोर्शन है सच एक्सपेंसेस का, हम उसको अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस के अंडर में दिखा सकते हैं अदर करंट एसेट्स में। ठीक है, या फिर
अदर करंट नॉन करंट एसेट्स में दिखा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर कि वो कब अमोर्टाइज होना है। ठीक है, अगर वो नेक्स्ट 12 मंथ्स में अनअमोर्टाइज होना है, अमोर्टाइज होना है तो वो करंट एसेट्स में दिखाया जाएगा, और अगर वो 12 मंथ्स के बाद अमोर्टाइज होना है, ठीक है, तो उसको करंट एसेट अदर करंट एसेट्स में दिखाया जाए, अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाया जाएगा। ठीक है, विद इन 12 मंथ्स में होने वाले को अदर करंट एसेट्स में, और 12 मंथ्स के बाद होने वाले को अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाया जाएगा, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस के हेड में। ठीक है, तो यहाँ पे भी एग्जांपल दिया हुआ है इसका, तो इसका भी एग्जांपल नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अब कंसीडरेशन फॉर अदर देन कैश है, तो ये भी सेम वैसे ही होगा जैसा हमारा शेयर का इशू होता है। तो इसमें एक होता है कि हम एसेट खरीद रहे हैं, उसके बदले में डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, या एक होता है कि हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं, उसके बदले में एसेट इशू कर रहे हैं, वो डिबेंचर इशू कर रहे हैं। एक होता है हमने कोई सर्विसेज ली हुई है, ठीक है, हमारी कोई लायबिलिटी है, उसको पे करने में हम डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं। तो पहला केस इसमें दिया हुआ है ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। तो जब भी हम परचेज ऑफ बिजनेस करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ एसेट्स आते हैं, कुछ लायबिलिटीज आती हैं। ठीक है, और एक उसका जो है परचेज कंसिडरेशन होता है, परचेज प्राइस होता है। तो अब इसमें क्या होता है, परचेज प्राइस और उसके नेट एसेट में कंपेयर करते हैं कि हमारा परचेज प्राइस ज्यादा है नेट एसेट से, या परचेज प्राइस कम है या बराबर है। ठीक है, अगर हमारा परचेज प्राइस ज्यादा हो जाता है नेट एसेट से, नेट एसेट्स मतलब जितने हम एसेट्स ले रहे हैं लेस उसमें से जितनी लायबिलिटीज ले रहे हैं, ठीक है, तो वो नेट एसेट आ जाता है। तो नेट एसेट को हम कंपेयर करते हैं उसके परचेज प्राइस से। अगर परचेज प्राइस ज्यादा है तो उस केस में हमारा गुडविल आता है, तो दोनों में जो डिफरेंस होता है वो हम डेबिट कर देते हैं गुडविल में। और अगर हमारा परचेज प्राइस कम होता है नेट एसेट से, तो उस केस में जो है हमारा कैपिटल रिजर्व आ जाता है, कैपिटल रिजर्व को हम क्रेडिट कर देते हैं, जो भी उन दोनों में डिफरेंस है नेट एसेट में और परचेज प्राइस में। ठीक है, तो इसमें जितने भी एसेट्स हमें मिलेंगे उनको सेपरेटली दिखा देंगे। जैसे मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, और गुडविल आ रहा है तो गुडविल अकाउंट डेबिट आ जाएगा। जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी, टू क्रेडिटर्स है, टू बिल्स पेबल है, ठीक है, और टू वेंडर के नाम से यहाँ पे आ जाएगा जिससे हम ले रहे हैं। अगर नाम गिवन है जैसे मेसर्स एक्स वाई जेड लिमिटेड है, या एक्स वाई जेड लिमिटेड है, या जेड लिमिटेड है, या वाई लिमिटेड है, जिससे परचेज किया जा रहा है, तो उसका नाम आ जाएगा। और नाम हमें पता नहीं है तो हम वहाँ पे वेंडर्स अकाउंट लिख देंगे, और अगर कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और जो इनमें एसेट्स में है, एसेट्स में उनकी एग्रीड वैल्यू जो होगी वो जाती है, लायबिलिटीज में भी जो एग्रीड वैल्यू है वो जाती है। ठीक है, और वेंडर में जो परचेज प्राइस है वो जाता है। उसके बाद जब हमने वेंडर को कर दिया है, उसके बाद हम इसको डिबेंचर्स को इशू कर देते हैं। तो यहाँ पे डिबेंचर्स को इशू करने के लिए हमें पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने होते हैं। अब ये अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है, पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, या डिस्काउंट पर भी हो सकता है। ठीक है, अगर तो हमें अगर उसका इशू प्राइस निकालना है तो इशू प्राइस पर पार पर जो होता है वही इशू प्राइस होता है। प्रीमियम के लिए इशू प्राइस जो होता है वो क्या होता है, उसका नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, और डिस्काउंट के टाइम में क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो उसका इशू प्राइस हमें निकालना होता है। तो इशू प्राइस निकालने के बाद हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने होते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, परचेज प्राइस को नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस, या अगर हम कुछ पेमेंट कैश में कर रहे हैं, अगर हम कुछ पेमेंट कैश में कर रहे हैं तो परचेज प्राइस में से कैश पेमेंट माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहाँ पर हम लिख लें तो ज्यादा बेहतर रहता है, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट ही लिख लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ठीक है, ये करके हमारा नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाता है। फिर उसी नंबर ऑफ डिबेंचर के हिसाब से हम यहाँ पे एंट्रीज दिखा देते हैं। तो वेंडर में तो वेंडर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वेंडर में तो वेंडर की वैल्यू आ जाएगी
और इसमें डिबेंचर्स में जब क्या है पार पे है तो उसकी वैल्यू कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर प्रीमियम पे है तो वेंडर में जो परचेज प्राइस या आउटस्टैंडिंग प्राइस है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग प्राइस है वो आ जाएगा। उसके बाद परसेंट डिबेंचर में सेम यही चीज आ जाएगी, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू उसकी नॉमिनल वैल्यू। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू उसका प्रीमियम, ठीक है। सपोज करो कि 100 रुपए का डिबेंचर है, वो 10 रुपीज प्रीमियम पे इशू हो रहा है, ठीक है। और उसका जो पेमेंट हमारा था करने का वो 11 लाख रुपए था। पेमेंट जो करना था हमें 11 लाख करना था। तो अब हम इसको 11 लाख को डिवाइड करके नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करेंगे। तो 11 लाख इशू प्राइस यहाँ पे हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो 110, तो 110 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया 10,000। 10,000 डिबेंचर इशू करने हैं तो डिबेंचर में जो वैल्यू आएगी वो 10,000 इंटू 100, ठीक है। डिबेंचर में जो वैल्यू आएगी वो 10,000 इंटू 100 आ जाएगी। तो ये हो गया 10 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1 लाख। इस तरह से इसको डालना होगा, ठीक है। अब जब इशू हो रहे हैं वो डिस्काउंट में, थर्ड केस है इशू हो रहे हैं अगर डिस्काउंट में, तो सेम यहाँ पे वैसे ही निकालेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने के लिए नीचे जो डिवाइड करेंगे वो इशू प्राइस निकालेंगे नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट, ठीक है। जैसे 100 रुपए का डिबेंचर है, 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इशू प्राइस हमारा 90 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो वो 90 से डिवाइड करेंगे फिर हम। फिर वैसे ही सेम उसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो वेंडर में आ जाएगा, डिस्काउंट में नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू डिस्काउंट पर डिबेंचर, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू उसका नॉमिनल प्राइस, ठीक है। तो ये 3 केस हमारे हो गए यहाँ पे, जिसमें हम अदर देन कैश में इशू कर रहे हैं बिजनेस परचेज में, ठीक है। अब इन्होंने ये एग्जांपल भी दे दिया है यहाँ पे, एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन फ्रॉम वाई लिमिटेड फॉर रुपीज 9,90,000, ठीक है। 9,90,000 में इन्होंने मशीन खरीदी है। किसने खरीदी है? एक्स लिमिटेड ने खरीदी है। किससे खरीदी है? वाई लिमिटेड से खरीदी है। तो यहाँ पे वेंडर जो है हमारा वाई लिमिटेड हो गया, ठीक है। और परचेज कंसिडरेशन 90,000, ठीक है। इसमें से 90,000 का परचेज कंसिडरेशन है वो चेक इशू होगा, ठीक है, यानी कि कैश में पे कर देगा। और बाकी जो है 8% डिबेंचर इशू हो रहे हैं 10 रुपए की फेस वैल्यू से, यानी कि नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया? 10 रुपीज हो गया। और इशू हो रहा है वो डिस्काउंट पे, 10% का डिस्काउंट है, यानी कि 10 रुपए का 10% 1 रुपए का डिस्काउंट है। तो इशू प्राइस उसका क्या हो गया? इशू प्राइस हो गया 10 माइनस 1, 9 रुपीज उसका इशू प्राइस हो गया, ठीक है। तो पहली एंट्री परचेज करने की हो जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, वेंडर का नाम आ जाएगा हमें पता है, और जितना पेमेंट कैश में हो रहा है टू बैंक में आ जाएगा, ठीक है। तो 90,000 तो बचा, ये 90,000 9 लाख आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा। अब इशू करने के लिए नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करने होंगे, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस 9 रुपीज है, 9 रुपीज। तो ये हमारा कितना हो गया? 9 लाख। 1 लाख जो है 1 लाख डिबेंचर इशू करने हैं, ठीक है। तो 1 लाख डिबेंचर इशू करने हैं, तो एंट्री जो होगी वो 1 लाख के हिसाब से होगी। तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9 लाख से, डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा 1 लाख इंटू 1, 1 लाख आ जाएगा। 8% डिबेंचर 1 लाख इंटू 10 नॉमिनल वैल्यू से 10 लाख आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं सर, ओके। ठीक है, अभी ये इशू ही चल रहा है जो आप लोग पढ़ चुके हो पहले से, ठीक है। तो अब ये है कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लोन। लोन लिया है हमने और उसके लिए कोलेटरल सिक्योरिटी पे हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो इसको कोलेटरल क्यों कहा जाता है? कोलेटरल सिक्योरिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक लायबिलिटी के बदले में लायबिलिटी ही दे रहे हैं हम, ठीक है। कोई एसेट नहीं रख रहे, क्या कर रहे हैं? लायबिलिटी ही रख रहे हैं, तो इसलिए इसको कोलेटरल सिक्योरिटी बोल दिया जाता है। तो इस मेथड में क्या होता है कि लोन लिया जाता है, ठीक है, लेकिन लोन अंडर दिस मेथड जनरल एंट्री फॉर टेकिंग लोन जो पास की जाती है, लेकिन डिबेंचर को इशू करने की एंट्री, ठीक है, वो नहीं की जाती है। इशू ऑफ
issue of such debentures, at the time of issue of such debentures। तो बैलेंस शीट में भी हम उसको सिर्फ नोट दिखा देते हैं, ठीक है, लोन के नीचे, लोन जहाँ पे लिखा होगा, लोन की एंट्री होगी बैलेंस शीट में, उसके नीचे नोट दिखा देते हैं कि इतने डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी हमने इशू किए हुए हैं। इसके दो मेथड होते हैं वैसे, एक जब एंट्री पास की जाए कोलेटरल सिक्योरिटी की, एक जब एंट्री पास ना की जाए। तो जब पास नहीं की जा रही तो उस टाइम पे सिर्फ लोन इशू की एंट्री, लोन की एंट्री होगी, लेकिन डिवेंचर इशू करने की एंट्री पास नहीं होती है, ठीक है। तो अब जिस टाइम पर हम लोन पेमेंट कर देते हैं, डिफॉल्ट करते हैं पेमेंट में, अगर अगर डिफॉल्ट करते हैं तो लोन के बदले में उसको डिबेंचर इशू हो जाते हैं, ठीक है। तो लोन अकाउंट डेबिट हो जाता है, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, लोन कन्वर्ट हो जाता है फिर वो डिबेंचर्स में, ठीक है। तो एंट्री जो डिबेंचर की पास होती है एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट होती है, एट द टाइम ऑफ इशू नहीं होती, और बैलेंस शीट में भी उसको नहीं दिखाया जाता, ठीक है। सेकंड मेथड होता है जब उस इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री पास की जाती है। तो एंट्री पास करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, पहले इशू डिबेंचर इशू करने की एंट्री पास करते हैं। इसमें कैश तो हमारे पास कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है, ना कोई अदर देन कैश में कोई चीज आ रही है। तो इसमें जो हम दिखाते हैं ना बैंक है ना कुछ है, तो इसमें डेबिट में बैंक या कोई एसेट नहीं आता, बल्कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट से डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री हो जाती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर या 9% डिबेंचर, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में जब अगर हम डिफॉल्ट कर देते हैं तो लोन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट एंट्री हो जाती है। तो डिफॉल्ट वाली एंट्री तो हमें करनी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें पास करने की एंट्री आएगी तो डिबेंचर इशू करने की वो आएगी कि एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू हुए हैं, तो पास जनरल एंट्री। तो अब उसमें ये बोला गया है, ये ध्यान देना है, उसमें जनरल एंट्री पास करने को दिया बोला है या नहीं बोला है, या बोला है तो किस तरह से बोला है, कि जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला है या विदाउट जनरल एंट्री बोला है, ठीक है। तो दोनों में इस तरह से हम कर देंगे। ये भी आप लोग जो है 12th में इसको कर चुके हो, सेम वही चीज है, सेम, कोई इसमें अलग चीज नहीं है। जैसे ये वाली एंट्री है, लोन लिया है 10 लाख का, 12% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है, रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर्स, प्रेजेंटली हेड इसके 10 लाख के 12% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है रिडीम के लिए 4 साल के बाद। हमने लोन लिया है 5 लाख का आईसीआईसीआई बैंक से, 7 साल में रिपेबल है, और सिक्योरिटी हमने इशू की है 8 लाख का 14% डिवेंचर। तो 5 जनरल एंट्री करने को बोला है। अगर हमें वो डिवेंचर्स, हाउ डिवेंचर और डिवेंचर कैसे शो होगा और बैंक लोन कैसे शो होगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो इसके दो केस हमारे हो गए, एक जब जनरल एंट्री पास होगी, एक जब नहीं होगी। तो पहला वाला केस जब जनरल एंट्री पास नहीं करनी डिवेंचर की, तो सिर्फ लोन की एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसीआई बैंक लोन अकाउंट 5 लाख से, ठीक है। तो नरेशन में भी लिख देंगे कि बैंक लोन लिया है 5 लाख का और 8 लाख की हमने डिवेंचर इशू किए कोलेटरल सिक्योरिटी पे। और बैलेंस शीट में जब हम दिखाएंगे तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में, नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाएगा, 15 लाख रुपए दिखा देंगे, ठीक है। 15 लाख रुपए क्यों दिखाया जा रहा है यहाँ पे, तो पहले से भी इसके 10 लाख के डिबेंचर्स थे और 5 लाख का ये लोन लिया है, तो दोनों चीजें हमारे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जाएगा। तो नोट में क्या दिखाया है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 12% डिबेंचर जो रिडीमेबल 4 ईयर्स के बाद है 10 लाख के, और ये नया लोन लिया है 5 लाख का। अब कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे उसी के नीचे नोट में लिख दिया गया है ब्रैकेट में, कोलेटरली सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 8 लाख 14% डिबेंचर्स, ठीक है। कोई अलग से डिबेंचर को शो नहीं करना, बस ब्रैकेट में लिख देना है जब जनरल एंट्री पास नहीं करनी होती, ठीक है। सेकंड मेथड, जब जनरल एंट्री पास करनी होती है तो लोन की भी एंट्री पास होगी और डिबेंचर की भी एंट्री पास होगी, ठीक है। तो लोन की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसीआई बैंक लोन अकाउंट, फिर उसके बाद डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी में, नॉन करंट लायबिलिटीज और में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखा दिया जाएगा नोट 1 में 23 लाख। 23 लाख कैसे आया कि 8 लाख का वो हो गया, वो सॉरी 10 लाख का डिवेंचर्स पुराने वाले हो गए और 5 लाख की लायबिलिटी लोन की हो गई और 8 लाख के डिवेंचर्स हो गए जो हमारे कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू हुए हैं, ठीक है। तीनों मिला के ये 23 लाख हो रहा है। तो उसके बाद एसेट्स में हमारा क्या दिखाया जाएगा, एसेट्स में हमारा दिखाया जाएगा जो हमारा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट है नॉन करंट एसेट्स में, ठीक है। तो नोट में दिखा दिया 12% डिवेंचर जो रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर हैं, 14% डिवेंचर 8 लाख के हो गए,
ठीक है, लोन फॉर आईसीआईसीआई बैंक 5 लाख का हो गया। ठीक है, ये सिक्योर्ड है और ये इशूड है सिक्योर्ड, कोलेटरल सिक्योरिटी, ये भी हमें लिखना होता है। फिर नॉन करंट एसेट में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स। बिल्कुल सिंपल है इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो इसको देख लेना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा। ठीक है, ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो